और चलिए इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं आपको। और शरत रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। आज हम शरत रेड्डी के बाद 2 और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनकी गवाही किस तरीके से ईडी ने ली है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस एक फ्रॉड पर आधारित है, एक एक्सटॉर्शन रैकेट पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा जमीन एलजी के अधीन आती है, लिहाजा आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहां छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के, और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है। कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है 10 फरवरी 2023 को। 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरत रेड्डी के विषय में बताया था कि शरत रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरत रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद
55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कथित शराब घोटाले पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। केजरीवाल के एक और मंत्री को ईडी का समन। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कैलाश गहलोत। शराब घोटाले में कैलाश गहलोत से पूछताछ हो रही है। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप कैलाश गहलोत पर लगा है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, जिन्हें ईडी ने बुलाया। ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं कैलाश गहलोत, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप ये लगा है कि आबकारी नीति का ड्राफ्ट इनकी तरफ से ही तैयार किया गया था। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। और चलिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से मौजूद है। वरुण जैन ईडी दफ्तर से लाइव हमारे साथ है, मेघा उपाध्याय दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई है। वरुण, फिलहाल क्या चल रहा है? ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं कैलाश गहलोत, अभी क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही जो गहलोत है उनको ईडी की तरफ से समन दिया गया था और 11:34 पर कैलाश गहलोत ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। क्यों पूछताछ की जा रही है कैलाश गहलोत से? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसने नई आबकारी नीति लागू की थी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी, उसमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के अलावा कैलाश गहलोत भी बैठे हुए थे। और इतना ही नहीं, जो विजय नायर जिसने एक मीडिएटर का काम किया था, साउथ लॉबी से जो पैसा आया था वो विजय नायर के जरिए ही आम आदमी पार्टी तक पहुंचा था। वो विजय नायर कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले पर ही रहता था, जबकि कैलाश गहलोत अपना जो निजी आवास है वहां पर रहते थे। ऐसे में कैलाश गहलोत की क्या भूमिका थी इस आबकारी पॉलिसी को लेकर? जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी तो वो भी इसके अंदर शामिल थे। क्या उन्हें पता था कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% से 12% कर दिया गया था? क्या साउथ लॉबी के साथ जो 100 करोड़ का किकबैक लिया गया था उसके बारे में उनको इसकी जानकारी थी या नहीं थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब कैलाश गहलोत से ईडी जानना चाहती है और उनसे पूछताछ भी ईडी मुख्यालय के अंदर अब शुरू हो चुकी है। जी मेघा, ठीक है, तो मेघा के पास मैं आऊंगी। और वरुण ये जानकारी दे रहे थे कि जो पूछताछ है वो की जा रही है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं, ईडी की तरफ से समन दिया गया था और पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश गहलोत को समन पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी पर ईडी कब कार्रवाई करेगी? हमारे नेताओं को लगातार समन आ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडिया गठबंधन की महारैली होनी है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल राय जी हैं। सर, कितने लोग कल यहाँ पर शामिल होंगे? क्योंकि हम तस्वीरें देख सकते हैं, काफी भव्य यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, तो कितने लोगों के शामिल होने की आशंका है और क्या मुद्दा होगा? देखिए, जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है बिना सबूत के, उसको लेकर के पूरा दिल्ली आक्रोशित है। पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया दिल्ली के अधिकारों को लेकर के। भाजपा की केंद्र सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए दिल्ली के अधिकारों को छीन लिया और अब दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को भी छीन लिया दिल्ली के लोगों से। दिल्ली के लोगों के मन में इस बात के लिए दर्द है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था अरविंद केजरीवाल को। कि अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उठाया जा सकता है इस तरह से बिना सबूतों के आधार पर, तो कल इस देश के अंदर तो किसी को भी उठाया जा सकता है। देखिए, हमारे लोगों को लगातार सम्मान आ रहे हैं और लगातार हम जवाब दे रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सम्मान कब जाएगा। उनसे कब पूछा जाएगा कि आखिर शराब घोटाले के आरोपी शरद रेड्डी से आपने 60 करोड़ क्यों लिए? एक ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है पत्नी को आगे लाकर, और द सेम टाइम ये राबड़ी मॉडल को दोबारा लाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। उसको लगता था कि अरविंद केजरीवाल बाहर को हम एलजी से काम रुकवा देंगे, अधिकार छीन लेंगे।
और मेघा खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं और जानकारी उनसे ले लेते हैं और वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेघा, गोपाल राय से आपने बात की है, आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी पर कि बीजेपी के नेताओं को कब जेल भेजा जाएगा जिन पर आरोप लगते आए हैं। कल बड़ी रैली होने वाली है, क्या तैयारी फिलहाल की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से और कौन कौन शामिल होने वाला है? जी हाँ, देखिए आयुषी, सबसे पहले तो गोपाल राय ने बिल्कुल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है और ऐसे में हमारे तमाम नेताओं को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। पहली बार सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरा जो आपने कहा कि बड़ी रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं, तो मैं बताऊं कि कल महारैली रामलीला मैदान में होने वाली है और मैं इस वक्त रामलीला मैदान में हूं, मैं मौजूद हूं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए, एक भव्य यहाँ पर पंडाल तैयार किया गया है और तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों के बैठने की जो है व्यवस्था की गई है। ये बात खुद आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तकरीबन 30 हजार लोग शामिल होने वाले हैं और साथ ही बड़े लीडर्स, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन समेत तमाम बड़े लीडर शामिल होने वाले हैं। सीताराम येचुरी, आपको एक बार मैं फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर सभी चीजों की तैयारियां की गई है। पीछे भव्य टेंट तैयार किया गया है, बड़ी कुर्सियां हैं और ये आगे जो आपको कुर्सियां नजर आ रही हैं, दरअसल ये बड़े लीडर्स के लिए है, जिन बड़े लोगों का मैंने अभी आपको नाम लिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पहली बार दिल्ली में इस तरीके से महारैली होने वाली है जिसमें तकरीबन 30 हजार लोगों के शामिल होने का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में उसकी तैयारियां भी भव्य हैं। बड़े लीडर्स के बैठने के लिए आगे जगह बनाई गई है। वहीं लाल कुर्सियां जो आपको दूर तक तस्वीरों में नजर आएंगी, दरअसल ये आम लोगों के लिए है ताकि जो आम लोग, आम जनता यहां पर पहुंचे वो इस पर बैठ सके। पीछे जो भव्य टेंट तैयार किया गया है उसमें टेंट मंच तैयार किया गया, उसमें तमाम बड़े लीडर्स बैठ के जनता को संबोधित करेंगे। मैं आपको दूसरी तरफ भी लोग दिखाऊं तो आज से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर गोपाल राय पहुंचे थे तस्वीरें देखने के लिए, यहाँ पर जांच करने के लिए कि क्या कुछ हालात है और आप देख पाएंगे कि अभी से ही ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। बड़ी रैली की तैयारी है, तो कल ये बड़ी रैली होनी है इंडिया गठबंधन की तरफ से। बहुत धन्यवाद मेघा आपका भी और वरुण आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने एक बार फिर से हमला बोला है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जिसने शराब नीति बनाई उसमें कैलाश गहलोत भी थे, अब पूछताछ में सब कुछ पता चल जाएगा। ये पॉलिसी क्या केजरीवाल के दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्येंद्र जैन जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी है और मैं ये मानता हूं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि पुख्ता सबूत जो हैं वो कैलाश गहलोत जी की बातचीत में निकलेंगे और ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये पॉलिसी जो थी पब्लिक की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि शराब कारोबारी जिन्होंने ये काला धन कमाने का रास्ता निकाला था और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उन द्वारा ये पॉलिसी दी गई थी। कैलाश गहलोत को भी अब ये स्पष्ट करना होगा उनके पॉलिसी उनके पास कैसे आई, ये पॉलिसी की कॉपी उनको किसने थमाई, और अगर ये पॉलिसी सरकारी ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं थी तो फिर पॉलिसी कैलाश गहलोत जी के हाथ में किसने दी, ये सारी बातें अब ईडी की पूछताछ में आएंगी। माफिया मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुख्तार के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम आरिका अखौरी के बीच भीड़ को लेकर बहस हो गई। डीएम का कहना था कि धारा 144 लागू है, भीड़ जमा नहीं कर सकते। इसी बात पर अफजाल ने कहा कि मिट्टी डालने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। तो आज सुपुर्द खाक हो गया मुख्तार अंसारी, लेकिन जनाजे के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। इस दौरान गाजीपुर डीएम और अफजाल अंसारी के बीच बहस भी देखने को मिली। निकाल के आता हूँ, ठीक है, एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। जो घुस गया आप तो करके निकलिए, निकल चुके अधिक संख्या। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दे। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कार्रवाई करेंगे।
वीडियो कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, करिए, लेकिन करिए। मिट्टी देने से मत रोकिए। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है। तो ये बहस का वीडियो आपने देखा। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियोग्राफी कराई गई है। गाजीपुर की जिलाधिकारी अखौरी आर्या हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। मैम, मुख्तार अंसारी का शव दफनाया जा चुका है, कितनी परेशानी आई लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए? नहीं, परेशानी कोई नहीं थी, हमारी तैयारी पहले से थी। सभी जगह पे पुलिस व्यवस्था और हमारे पीएसी, पैरामिलिट्री, मैजिस्ट्रेट सब तैनात थे। चूँकि ये एक डेथ का कार्यक्रम था तो नेचुरल है कुछ लोग अपनी शोक संतावना देने आगे आएंगे। उनको मैनेज किया गया, कोई परेशानी की बात नहीं है और सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए। जी, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बहुत कोशिश की गई और उसका देखने को भी मिला तस्वीर, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी और कुछ देर के लिए हालात जो है वो जरूर बेकाबू होते हुए दिखे। भीड़ जो है वो नारेबाजी कर रही थी, हुल्लड़बाजी कर रही थी। देखिए, चूँकि जब कोई मातम का माहौल रहता है तो लोग आगे आके सांत्वना देने के लिए, मिट्टी के लिए आगे आते हैं। तो वही प्रयास किया जा रहा था लोगों द्वारा, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया और सबको बताया गया कि वीडियोग्राफी की जा रही है और जिस किसी ने भी नारेबाजी की है और आपत्तिजनक नारेबाजी की है उस पर मुकदमा लिखवाया जाएगा। एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे ये भी रिकॉर्ड हुआ है आपके और गाजीपुर के जो सांसद अफजाल अंसारी के बीच में बहस। अफजाल अंसारी की कोशिश थी कि छोटे छोटे पॉकेट्स में लोगों को कब्रिस्तान के अंदर लेकर के जाया जाए, लेकिन आप जो है वो उसका सख्त विरोध कर रही थी। सांसद जी जो अफजाल अंसारी जी हैं वो परिवार के हैं, वो बाहर आए थे, उनसे अनुरोध किया गया कि भाई जो आदर्श आचार संहिता है, क्योंकि मैं जिला निर्वाचन अधिकारी भी हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर भी हूँ, उसका पालन करते हुए ही कार्यक्रम किया जाए और अनकंट्रोल भीड़ को अंदर ना ले जाया जाए। आप उस बहस में ये भी दिखाई दे रहा था, आप उनसे बार बार ये कह रही थी कि आप भीड़ को अंदर ना ले जाए, नहीं तो आपके ऊपर भी विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या कोई कार्यवाही भी हो सकती है? अभी कार्यक्रम हो जाए, फिर जो भी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसके आधार पर देख करके हम कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगा वो करेंगे। क्या एफआईआर भी दर्ज हो सकती है अफजाल अंसारी? आफ्टर रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है गाजीपुर की जिलाधिकारी अखौरी आर्या, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी ने यहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ गाजीपुर। और चलिए देखिए, खुद अहमद बिलाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं कालीबाग कब्रिस्तान से। अहमद, पहले तो विस्तार से बताइए कि अफजाल अंसारी और जिलाधिकारी के जो बीच बहस का वीडियो हमने देखा, ये बहस आखिरकार क्यों हुई है और जिन लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ी है अब उन पर क्या कार्रवाई करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं कालीबाग कब्रिस्तान, जहाँ पर मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्द खाक किया गया है, ठीक उसके बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी भी जो समर्थकों का रेला है वो अभी भी मुख्तार अंसारी की कब्र के ऊपर मिट्टी डालने के लिए अभी भी लगा हुआ। हालांकि कब्रिस्तान के गेट को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो अंदर लोग हैं वो अभी भी मौजूद हैं और यही दिखाता है कि मुख्तार अंसारी का रुतबा जो है वो इस क्षेत्र में, जो कि उनकी जन्मभूमि रहा है, वो किस तरीके का रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनकी कोशिश यही थी कि जो हजारों हजार की भीड़, जो हजारों हजार का आदमियों का जो रेला आया हुआ था मुख्तार अंसारी के समर्थन में, उनको जो है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कब्रिस्तान के अंदर लेकर के जाया जाए और जो है वो उनके ज़रिए जो है वो मिट्टी डाली जाए। लेकिन चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो चुका है और जिलाधिकारी की तरफ से तमाम बार यही अपील की जा रही थी कि ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा ना की जाए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ना बिगड़ जाए चुनाव को देखते हुए। इसी वजह से जो है वो उन दोनों के बीच में जो है वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिली है। मुख्तार अंसारी की कोशिश, अफजाल अंसारी की कोशिश यही थी कि छोटे छोटे पॉकेट्स में जो हजारों की भीड़ थी तो 10 से 15 लोगों के छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है वो खुद स्कॉट करेंगे, कब्रिस्तान के अंदर लेकर के जाएंगे और वो मिट्टी डालेंगे। लेकिन जो जिलाधिकारी थी गाजीपुर की, उनकी तरफ से साफ ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। ऐसे में अब वीडियोग्राफी की जा रही है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर वीडियोग्राफी के आधार पर जिन लोगों की पहचान हुई है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, ये जिलाधिकारी ने कहा है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अहमद आपका। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एबीपी न्यूज से ओपी राजभर बोले हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं, मैंने क्रांतिकारी कहा था और मैं अपने बयान पर कायम हूं। ओपी राजभर का ये बयान, उनका कहना है कि मैं अपने जो बयान मैंने दिया था मैं उस पर कायम हूं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर साहब, मंत्री बनने के बाद पहली बार मेरा आपका संवाद हो रहा है।
अब सरकार में मंत्री भी आप हो गए हैं और आपके मंत्री बनने के साथ ही एक बड़ा यूपी में विवाद खड़ा हो गया और आप विवादों पे खुल के बात करने की आपकी आदत रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के बड़ा विवाद हो गया है। घर वालों से कहा गया है, घर वाले आरोप लगा रहे हैं जहर देके मारा गया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब सरकार पे हमले कर रहे हैं। आप इस सरकार में मंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुखद घटना है और ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती है। अब जो डॉक्टरों का मत है, जो मेडिकल रिपोर्ट की प्रथम जांच आई है, वो हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है। परिवार के लोगों का जो आरोप है, उस आरोप पर सरकार ने जांच के लिए आदेश कर दिया है। जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिस तरह का अंदेशा घर वाले जता रहे हैं? उनका कहना है कि मुख्तार अंसारी ये बात कह रहे थे, लिख करके भी दिया था उन्होंने कि खाने में जहर दिया जा रहा है। नहीं, न्यायालय में जब वो पेश हुए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र न्यायालय में किया था, तो उस पर न्यायालय ने संज्ञान में भी लिया और न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इसकी हम जांच कराएंगे। तब तक इधर घटना घट गई तो परिवार के लोगों की मांग थी कि मजिस्ट्रेट की जांच कराई जाए, तो सरकार ने जांच का आदेश भी कर दिया है। आपको कुछ लापरवाही लगती है प्रथम दृष्टया, चूंकि उन्होंने कोर्ट में लिख करके दिया था, आपकी जानकारी में ये मामला है? नहीं, कोर्ट में दिया तो कोर्ट के आदेश पर आपने देखा कि सरकार ने वहाँ 3 जो अधिकारी थे जेल के, 3 लोगों को हटा दिया गया, वहाँ से निलंबित कर दिया गया, तो कोर्ट के आदेश पर ही ना कार्रवाई हुई। अच्छा, एक सवाल आपके लिए भी बहुत पूछा जा रहा है इस समय कि उनका जो बेटा है अब्बास अंसारी, वो आपकी पार्टी का विधायक है। ये आप पर इस समय जो है सवाल उठ रहा है कि आपने टिकट दिया हुआ है। बिल्कुल, बेशक चुनाव आयोग के पास जो आंकड़ा है विधायकों का, उस आंकड़े में वो हमारी पार्टी से विधायक है। जब हमारा सपा बसपा से गठबंधन था तो पहले समाजवादी पार्टी मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इनको निर्दल लड़ाना है। उस समय घोसी सीट हमको तय थी, तो जब माननीय दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए तो फिर अखिलेश जी ने कहा कि ऐसा है कि माननीय दारा चौहान जी ज्वाइन कर रहे हैं, घोसी सीट आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा भाई देखो, हमको 13 सीट जीतना है, पार्टी को मान्यता प्राप्त कराना है, हमको 13 जगह हमको कम से कम 17-18 सीट लड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि चलिए देखा जाएगा, हम आपके साथ हैं। तो उसी में अखिलेश यादव ने कहा था, उसी में जब बात आई सिंबल देने की, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि निर्दल आखिर लड़ेगा, हम दोनों लोग समर्थन करबे करेंगे, तो आप सिंबल दे दीजिए, तो जीत भी जाएगा, गिनती भी हो जाएगी। तो उसी में सिंबल दिया गया। मुझे एक बात और बता दीजिए, आपके जो अतीत में बयान हैं मुख्तार अंसारी को लेकर के, उसमें आप थोड़ा सा क्रांतिकारी और क्या बातें कहते रहे। आज भी एक वर्ग कह रहा है कि मजलूमों का मसीहा मुख्तार अंसारी, एक वर्ग ये कह रहा है, दूसरा वर्ग कह रहा है कि क्रिमिनल, गैंगस्टर। ये 2 तरह की बातें हैं। ओम प्रकाश राजभर की अब क्या राय है जब वो योगी सरकार में मंत्री हो चुके हैं? मेरी राय देखिए, निश्चित है कि जब भी किसी गरीब कमजोर के ऊपर जुल्म ज्यादती होगी तो गरीब के साथ जो खड़ा होगा तो निश्चित है कि उसको जुर्म करने वाला, बचाने वाले को ही अपराधी बताएगा। अपराध करने वाला अपने को अपराधी नहीं बताता है कि गरीबों को क्यों सताता है। कोई अगर गरीब की जमीन छीन ले, कोई गरीब के ऊपर अत्याचार किसी तरह की करे, अब जैसे आप अगर चले जाइए जंगलों में, तो जो गरीब कमजोर जंगल झाड़ी काट पीट करके जमीन बनाते हैं, 10 बीघा 1 बीघा 2 बीघा बनाते हैं, फिर भू माफिया लोग चले जाते हैं, फिर कब्जा करते हैं, तो उनको वहां से भगा देते हैं। ये उदाहरण आप मुख्तार अंसारी के संदर्भ में क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, यही कारण है ना, यही कारण है कि फिर जब उसके साथ अन्याय होता है तो कहीं न कहीं जाता है, या तो फिर तो शरण लेता है। जब कोई उसकी मदद करता है तो उसको अपराधी घोषित किया जाता है। अब जैसे जिन लोगों ने, हम तो देखे सोशल मीडिया पे कई सामान्य वर्ग की महिला के कह रहे कि मुझे छत दिया, मुझे जान बचाया, मेरी इज्जत लूटी जा रही थी लेकिन उसको बचाया मुख्तार अंसारी के लिए। हाँ, वो कह, तमाम लोग बयान इस समय चल रहे हैं, देख। ये जो गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है एक तबका, इससे सहमत है क्या?
भाई जब गरीबों की मदद किया है तो गरीब तो अपने को मसीहा न मानेगा। गरीब की मदद करने में तो दिक्कत तो है। आप नहीं राजभर को नहीं देख रहे हैं। राजभर को तो मैं देख ही रहा हूँ। मैं तो उस राजभर जानता हूँ जो मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी भी कह चुके हैं, मेरे ही इंटरव्यू में। बिल्कुल कहा था, उस पे आज भी कायम है। देखिए हम जो बयान दिए हम अपने बयान पे कायम। आज भी आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी? हम अपने बयान जो दिए हैं सब पे कायम रहते हैं, हम पीछे नहीं हटते, हम सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। जांच की मांग आप भी कहेंगे, जांच होना चाहिए। जांच आदेश हो गया है, जांच तो वो कोर्ट मॉनिटर्ड जांच और सीबीआई जांच की बात नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी हो, बिल्कुल होगा। अगर वो डिमांड करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, सीबीआई जांच भी होगी, वो मांगे। उनकी डिमांड है। अभी तो मजिस्ट्रेटियल जांच की बात की। आप जाएंगे भी, आपकी पार्टी का विधायक है, आप तो उनके घर शोक संवेदना। मेरी माँ बीमार है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है और उसी के इलाज के लिए हम परेशान हैं, उसी के यहाँ जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकल लें तो फिर उसके बाद विचार करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी हैं अपनी बात कहते हुए मुख्तार अंसारी के मसले पर। कैमरामैन हरिओम के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो अभिषेक की बातचीत आपने सुनी ओपी राजभर से, जिन्होंने कहा है कि मैंने जो बयान दिया था मुख्तार अंसारी की मौत पर, मैं अपने बयान पर कायम हूं। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा, क्रांतिकारी था, ये कहना है ओपी राजभर का। और अभी भी जो मैंने बयान दिया है, क्योंकि उनके बयान पर काफी सवाल उठ रहे थे और उनका भी ये कहना है कि मेरे बयान पर सवाल उठ रहे हैं लेकिन मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा, मैंने जो कहा था मैं उस पर कायम हूं। और अभिषेक उपाध्याय खुद हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। अभिषेक, जब मुख्तार की मौत पर सवाल पूछा गया उस वक्त तो चुप्पी साधी थी ओपी राजभर ने, और अब जब बात कही और अब ये कह रहे हैं कि क्रांतिकारी हैं मुख्तार अंसारी, गरीबों के मसीहा हैं, तो कैसे देखा जाए ओपी राजभर के इस बयान को? देखिए, जब से ये वाकया हुआ है, जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तब से ओम प्रकाश राजभर ने चुप्पी साध रखी थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। और जबकि उनसे बात करने के लिए सारी मीडिया उनके दरवाजे पर मौजूद थी और उसकी वजह है, देखिए मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा अब्बास अंसारी है वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक है, इसलिए लोग जानना चाह रहे थे कि क्या राय है ओम प्रकाश राजभर की। तो पहली बार उन्होंने बोला और बहुत ही खुल करके बोला। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, देखिए मैं उनके घर ही पर हूँ, उन्होंने हमसे बातचीत में ये कहा है कि बाकायदा आयुषी की गरीबों की मदद की है, और जो गरीबों की मदद करेगा, जो मजलूम की मदद करेगा, उसको अपराधी कहा जाएगा। ये तो होता रहता है, गरीब मसीहा कहते हैं चूंकि गरीबों की मदद की। और देखिए ये भी साफ कहा है कि क्रांतिकारी, और मेरे इंटरव्यू में चूंकि क्रांतिकारी कहा था इसके पहले, लेकिन मैंने आयुषी ऐड किया कि अब आप योगी सरकार में मंत्री हैं, तब आप अपोजिशन में थे, तो मंत्री बनने के बाद आपका विचार बदला है? तो उन्होंने कहा नहीं बदला है, मैं आज भी कायम हूं, क्रांतिकारी कहा था और कहा था। ये बहुत मायने रखता है। योगी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और अपनी जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच है, उस इंडिपेंडेंट सोच को सामने रख रहे हैं। जी ठीक है।